असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के सितंबर 1920 में पारित हुआ था का प्रस्ताव उसके पारित हुआ था। बिहार असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित पूर्व में ही हो चुका था। राष्ट्रवादियों ने सरकार के असहयोग प्रारंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया। अध्यक्षता बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम ने किया और उन्होंने इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा। फिर काले कानून के खिलाफ गांधी ने पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ दिया, जो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। 6 अप्रैल को बिहार में असहयोग आंदोलन में क्रम में मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर और मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। इसके साथ अन्य नेता CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने भी वकालत छोड़ी थी। महेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण तथा ब्रजानंद प्रसाद आदि ने अदालत का बहिष्कार किया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति, बृज किशोर प्रसाद कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक की सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। मजहरुल हक ने क्या द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ, जिस पर पूरे शहर में हड़ताल रही। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाओं का असर बिहार में भी हुआ और असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त होने लगा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बिहार की राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार में अब पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य धारा से जुड़ गया। इन आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर, शाहाबाद जिले में देखा गया। आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर में इसे प्रभावित हुए। पटना का मुख्य केंद्र रहा। पटना इसका मुख्य केंद्र। मुसलमानों ने भी एक नई चेतना जगाई। ब्रिटिश सरकार के सहयोग के क्रम में ही फुलवारी शरीफ के मौलाना सज्जाद द्वारा इमारते शरिया संस्था का गठन हुआ। इमारते शरिया संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है। इसके कार्य क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था। अब इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा भी धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने और उनकी समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। स्वराज दल 1922 में कांग्रेस के 38वें अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने और उन्हें बहिष्कार करने को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार का पक्ष में हुआ। परंतु मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और सत्यमूर्ति 3 लोग थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सत्यमूर्ति जो थे, तीनों ने विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया कांग्रेस पार्टी से अलग होकर और बिहार में फरवरी 1993 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। 1922 में बैठक हुई थी। 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ और इसके हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। बिहार में
बिहार में राजस्व दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्व स्वराज दल की बिहार में विफलता दिसंबर 1923 को स्पष्ट हो चुकी थी। 1925 में ईस्वी तक यह दल अप्रभावी हो गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में भारत का आगमन हुआ। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मैंटफोर्ड सुधार के प्रगति की जांच के लिए उद्देश्य से गठित हुआ था। इसमें इसके सभी सदस्य गोरे थे, कोई भारतीय नहीं था। राष्ट्रवादियों यानी भारतीयों ने इसका बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार के अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को गठित करने और उनका विरोध करने के लिए योजना बनाई गई। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने के विरोध प्रदर्शन हुए। काले झंडे दिखाए गए, आयोग का बहिष्कार हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इनके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बरी, कर्पूरी ठाकुर और वसावन सिंह आदि प्रमुख थे। एक और जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसान और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रहीं। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। ऐसे ही उद्देश्य से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 के बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। इस संगठन ने सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसका प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के बेरी दरभंगा निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरधर चौधरी उर्फ कारू बाबू उन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफ़ी समय बिताया शामिल हुए थे। बापू के साथ साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में गिरिवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। चंपारण और सारण में इसका विरोध 15 अप्रैल 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आरंभ किया था दांडी मार्च, और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसी समय
समय मुंगेर, भागलपुर, सारण में चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना के जगत नारायण चौकीदारी आंदोलन जगत नारायण लाल सारण और गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह आदि मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह और रामनंदन सिंह आदि, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह आदि ने किया। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 5 अप्रैल को बनाया था 4 मई 1930 को गिरफ्तारी। इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुए तथा 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों में आग धराने का प्रस्ताव रखा। इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए भी आंदोलन हुए। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1932 को 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सलाह दी। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया तथा बिहार में यह आंदोलन स्थगित हो गया। नक्खास पिंडी आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने से ही में रहा है। नक्खास पिंडी नामक स्थान पर पटना जिले में इसके नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नक्खास पिंडी चलो नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोग महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने के दृढ़ संकल्प लिए और पुलिस जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नक्खा पिंडी नामक स्थान के और नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों को उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नक्खा पिंडियों पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक मुख्य नेता ने भाग लिया। प्रोफेसर अब्दुल बरी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी आदि थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहता है 5 अगस्त 1942 को हुआ था ये। मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कहाँ पे स्वीकार किया गया था? मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया था। यानी कांग्रेस कमेटी ने कब स्वीकार किया था? 8 मुंबई में प्रस्ताव रखा गया था 5 को, 8 को स्वीकार किया गया। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया और गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस के गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। यानी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही सरकार ने क्या किया? गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू आदि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीतियों के विरोध से महाधिवक्ता के पद पर इस्तीफा दे दी। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद पर इस्तीफा दे दिया। सीताराम केसरी, कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने की अहम भूमिका निभाई। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ पे? पटना के सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर। और एक छात्रों की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं।
11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना के सचिवालय भवन में पूर्वी गेट पर ध्वज। छात्रों ने इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों को अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार शहीद हो गए। अनेक छात्र घायल हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को हुआ। इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद सिंह शहीद और निवासी थे। अलग अलग उनका नाम है उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद और जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और गोविंद सिंह। इस गोलीकांड में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी दिन शाम को कदम कुआं पटना इसी कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधा को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हजारीबाग जेल में पलायन कर नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल के क्रांतिकारियों जयप्रकाश कहाँ गया 1943 में मार्च अप्रैल के नेपाल के राजविलास जंगल ने आज़ाद दस्ते के परीक्षण शिविर पर गठन हुआ, जिसके सरदार नित्य सिंह निर्देशन ने बिहार के 25 युवकों को अग्निअस्त्र चलाने की शिक्षा दी। 1943 में आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी लोग थे, जिसमें आज़ाद दस्ता जो था इसमें भाग लेने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ला, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगा शरण सिंह आदि। 1943 के अंत तक ये आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार में भी संपर्क करने का प्रयास किया, हालांकि यह संभव नहीं हुआ। 1942 में आंदोलन के क्रम में सही और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण मिलने लगे हैं। जयप्रकाश नारायण 1942 में आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सारण में जंगल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। कहाँ पे? सारण में। किस जगह पे?
चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा, कुलून वैदिक और सिंधवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया था। गया में कुर्था थाने को झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। डुमरी में ऐसे ही प्रयास फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटे नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने, विशेषकर तान भगत आंदोलनकारियों ने ही अपने क्षेत्र के ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा क्षेत्र में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। गांव में पंचायत और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई। 134 व्यक्ति मारे गए और इतने घायल हुए। सरकार ने अपना रुख बदल दिया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या बातें रही हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ और मजदूर दल सत्ता में आया। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 30 सदस्य पैंथिक लॉरेंस क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के दौरान संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए, लेकिन इन प्रस्तावों की सामान्य स्वीकृति नहीं मिल सकी। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण सरकार निर्माण में आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची, परंतु 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। 2 दिसंबर 1946 द्वारा गठन हुआ। इस सरकार में बिहार के राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष में आरंभ हुआ। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए जो सत्र बुलाया गया था 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो जाने के बाद 15 अगस्त 1900 भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ का राज्य में परिवर्तित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ ताकि प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गईं। 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती। 1935 में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो थे 1935 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन 19वें अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता दयालु राम। जनवरी 1936 में 6 वर्ष के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां पटना में आयोजित हुआ, जिसका अध्यक्ष दयालु राम सिंह ने की। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया।
22 से 27 जनवरी के मध्य बिहार में 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस ने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे। 98 प्रत्याशी विजयी रहे। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 17 मार्च 1939 में कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने के आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण ने जब गवर्नर एम.जी. हेल्ट से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणामतः कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। जिसके बाद दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी में मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहाव अली, कुमार अजीत सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी के गवर्नर को इस कदम का विरोध किया। जून 2137 को वायसराय लेतिगोर ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के विधान कार्य में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा और उनके उपरांत कांग्रेसी कार्यकारिणी में सरकार बनाने का फैसला लिया जाएगा। राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष और अब्दुल बरावरी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1937 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। मार्च 1946 बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ और इस बार विधानसभा का 152 सीट कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34 और मोमिनी को 5, आदिवासियों को 3 और निर्दलीय को 12 सीट मिली। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ। 30 मार्च 1946 को बिहार सरकार का गठन हुआ, किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया तथा देश भर में दंगे भड़क उठे। बिहार में भी दंगे का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर आदि इलाकों में ज़्यादा प्रभाव रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया। 6 नवंबर 1946 को बिहार के नाम एक पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगे पर काफ़ी दुख व्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों में दौरा किया। दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ और मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं हुए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1948 तक भारत की स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वहां जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत के पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दास दौलत राम तथा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने श्री जयराम दास दौलत राम और मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह।
स्वतंत्र बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन। स्वतंत्र बिहार में आयोजित क्या किया गया? 1912 में आयोजित किया गया कांग्रेस अधिवेशन, जो किया गया स्वतंत्र भारत में बांकीपुर पटना में। उसके बाद से 1922 में स्वतंत्र पूर्व में जो बिहार में 3 बार आयोजित किया गया। एक 1912 में, 1922 में, 1940 में। 1940 में जो 53वां था, इसमें रामगढ़ वर्तमान झारखंड में है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, चित्तरंजन दास ने, और 1992 में जो हुआ था 38वां, वो चित्तरंजन दास ने, और 1912 में जो 27वां अधिवेशन हुआ उसमें R.S. मधोलकर ने किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान। बिहार के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का उल्लेखनीय योगदान दिया। इस दल के कार्यक्रम में 4 बातें मुख्य थी: धन संचय, शस्त्र संचय और शस्त्र चलाने का परीक्षण, तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाल ठाकुर दास प्रमुख थे। उन्होंने 1906-1907 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या की गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना की अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से BN कॉलेज के एक छात्र विक्रम चंद्र मित्र के ऊपर था। बंकिम चंद्र मित्र ने हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठित की। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठित की। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता थे सचिंद्रनाथ सन्याल, रास बिहारी बोस, हिरणमय बनर्जी, वासुदेव भद्राचार्य, बंकिम चंद्र मित्र आदि। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्रनाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई। इसी प्रकार भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नागा और फंडवी भूषण भट्टाचार्य और नगिनी बागवची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। इस संघ में शामिल लोग मणिनंदन नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजानंद प्रसाद आदि प्रमुख थे। 1929 में रामबृज पनपुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ, 1918 में मोतिहारी के बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। बिहार में महिला क्रांतिकारियों ने कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। 28 जून 1931 को पटना के भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे तथा दिल्ली षड्यंत्र केस में अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया।
जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य कुछ लोगों ने बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड में मुखबिर फणेंद्रनाथ की हत्या कर दी। नंगी हड़ताल 4 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार के पश्चात स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना से 4 मई 1930 को हुआ था। इस भावना से प्रबल छपरा के जेल के कैदियों ने क्या किया था, विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था और विदेशी वस्त्र की उपलब्ध न कराए जाने पर और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। ये गांधी जी के गिरफ्तार के पश्चात 4 मई 1930 को हुआ था नंगी हड़ताल। कहाँ पे? छपरा जेल में। कई दिनों तक नंगी हड़ताल जारी रहा, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। अब यहाँ पे नंगी और लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। जो पीतल के लोटे दिए जाते थे पहले, अब मिट्टी के दिए गए तो उन्होंने विद्रोह किया। चौकीदारी करबंदी आंदोलन है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने का अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भाग था, जिसमें बिहार का मुख्य भूमिका थी। यह आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। इसमें इनका इनकार प्रतिरोध करने वाले को बहिष्कार किया गया। बेगूसराय गोलीकांड जो 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के पूरे जोश उत्साह से मनाया गया, इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले में परसाहा वर्तमान सुहेलदेव में एक बड़ा जुलूस रवाना हुआ। यह जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो डीएसपी विसिर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इस गोलीकांड में 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और पहसार के बनारसी सिंह शामिल थे। अन्य शहीदों के नाम अज्ञात थे। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ, जो बेगूसराय गोलीकांड कहते हैं। भैरव चंद्रशेखर सिंह, बढ़िया ताला बकावक्स आंदोलन जो है इसमें वकास भूमि की वापसी और कार्यान्वयन 1935 में मुंगेर में जिला बढ़िया ताल के आंदोलन में चलाया गया। बढ़िया ताल और बकास भूमि उसे कहते हैं जो मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी बकास भूमि। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान 1917 में बिहार में नील उगाने में कृषकों को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कर नहीं दो। बिहार में 1918 में अंत तक लगभग 97% लोगों ने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कई अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उसमें भू राजस्व, ब्रिटिश शासकों द्वारा खदान उत्पादन की संस्था में नील आदि व्यावसायिक फसलों को उत्पादन के लिए किसान को बाध्य किया जाता था। गांधी जी एवं अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली, परंतु कृषक एकता प्रदर्शन अवश्य हुआ। कृषकों के समर्थक नेता के रूप में गांधी को प्रसिद्धि मिली। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में नागपुर अधिवेशन में कर नहीं दो का नारा आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। कर नहीं दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में कर नहीं दो का नारा के आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया।
बिहार राज्य में अनेक देसी रियासतों तथा बगान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले में स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 1930 में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो 1930 में क्या समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चलाया गया। 1930 में आर्थिक मंदी से बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। इस स्थिति में गंभीरता है। गोपालगंज में भोरे और कटैया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ किसानों ने पुलिस थाने में आक्रमण भी किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों में के आंदोलन में रहा गया। मई 1931 को जहानाबाद में किसान सम्मेलन को जिम्मेदारी किसानों के दमन निंदा की गई। किसानों की शिकायतों की जांच के लिए समिति नियुक्त की गई। उसमें शाहाबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कृषक जांच समिति भी नियुक्त की, जिसके अन्य सदस्य अब्दुल बारी, बलदेव सहाय और राजेंद्र मिश्र थे। इस जांच समिति का गहन प्रचार कुछ जमींदारों ने डर कर लगान में काफ़ी छूट भी दी। 1932 में दोबारा शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया। शिवहर, बेलसड़, बरगैनिया, तारापुर, मुंगेर आदि स्थानों पर आक्रमण हुआ। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण नेता कृषकों के सहजानंद सरस्वती एवं उसके सहयोगी ने किसान में राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखना और किसान आंदोलन में एक नई दिशा प्रदान की। अब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया है। सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की। केवल सन 1933 में ही ऐसी 117 सभाएं आयोजित की गई जिनसे स्वयं उपस्थित रहे। 1933 में आरंभ में किसान के विरोध में बावजूद भी परिषद में विधेयक पेश किया गया। इनमें किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई। मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। पटना की सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस की अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग नहीं दिया जाएगा। मधुबनी में मार्च 1933 के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा के महाराजा ने ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा के एक महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ और उसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों के निर्विवाद नेता बन गए। 1935 तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 हो गई। धीरे धीरे कांग्रेस के अलग कर लिया गया। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और 1935 ईस्वी में किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली वामपंथी संगठन बन चुका। 1937 में स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान। स्वतंत्रता के आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का क्या योगदान है? स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में बिहार के शैक्षिक संस्थाओं में स्वतंत्रता विचारों के प्रचार प्रसार की युवा शक्ति को संगठित किया गया, जिसमें सबसे पहले दरभंगा में 1901 में एक फूस के घर में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। 1901 में क्या एक फूस यानी जो घास फूस से बने होते हैं इसके लिए क्या किया गया? एक सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। एक अकादमी स्कूल देश प्रेम की शिक्षा का केंद्र था। कालेश्वरी चरण सिंह, बृजकिशोर प्रसाद, हरनंद दास, सतीश चंद्र चक्रवर्ती आदि इस अकादमी से जुड़े थे। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद
ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने मिलकर किया, स्थापना की। ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित होकर इन्होंने किया था। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में अपने अध्ययन काल में स्वतंत्रता प्रेमियों के संपर्क में आए। इसी उद्देश्य से कलकत्ता में क्या हुआ? स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई। कलकत्ता में स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर में बाबू राम दयालु सिंह और मुंगेर का कृष्ण प्रसाद, जो 1910 में कानून का छात्र था, इस सोसाइटी से प्रभावित थे। सन 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य के शंकरन नायर और केंद्रीय विधायिक परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ। चंपारण दौरे के समय गांधी जी ने 1917 में चंपारण के बड़हड़वा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया था। जब चंपारण में सत्याग्रह करने गए थे तो वहीं चंपारण में बड़हड़वा लखन सेन नामक एक गांव स्कूल में स्थापित किया था। शिवगुलम लाल नाम का एक उदार व्यक्ति ने स्कूल में अपना घर दान दिया था। किसने? शिव गुलाम लाल नामक एक व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपना घर दान में दे दिया था। 1919 में चंपारण में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में हड़तालें हुई। गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में हड़तालें हुई। अंग्रेजों के दमन नीति के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी के किला मैदान में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक आदि के नेतृत्व में एक विशाल सभा हुई, जिसमें पटना के अधिकांश छात्र उपस्थित थे। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी ने अक्टूबर 1920 में कॉलेज छोड़ दिया और घूम कर जनता को जागृत करने लगे। 1920 ईस्वी के अंत तक पटना के विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों में छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। कुछ छात्र के लिए पटना को सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई थी। मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल के छात्र भी काफ़ी उद्दलित थे। TNJ कॉलेज भागलपुर के 40 छात्रों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी ने छात्रों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की अपील की थी। गांधी जी के आह्वान पर बिहार शरीफ में राम बिगहा के स्वर्गीय राय बहादुर ईदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कुछ ही दिन पूर्व नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1921 में पटना कॉलेज के हॉल में श्री सरफुद्दीन बार एटेल लॉ की अध्यक्ष में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक हुई। इस संगठन में स्वदेशी वस्त्रों के धारण करने की प्रतिज्ञा की गई। देश प्रेम की भावना से मार्च 1921 में अनेक प्राध्यापकों एवं छात्रों ने क्रमशः अपने पदों एवं पढ़ाई का त्याग कर दिया। 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हाजीपुर में 1921 में हुआ। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती सरला देवी ने। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1921 में 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान शाह के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान शाह को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझे। छात्रों के निमंत्रण पर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भागलपुर आए थे। बिहार में किसके छात्रों के निमंत्रण पर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे आए थे? भागलपुर में।
1931 में आरा के बिहारी छात्रों के 24वां सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरोध में 14 मार्च 1940 को सारे प्रांतों में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। लगातार जारी विरोध प्रदर्शन आंदोलन के कारण 22 अप्रैल 1946 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कब रिहा किया गया? 22 अप्रैल 1946 को। यूसुफ मेहरअली द्वारा संपादित प्रकाश नारायण की पुस्तक यूसुफ मेहरअली के द्वारा संपादित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक। जयप्रकाश की गिरफ्तारी के विरोध में 14 मार्च 1940 में सारे प्रांतों में जयप्रकाश दिवस मनाया गया 14 मार्च को और 1940 में। और इनके जेल से रिहा किया गया क्या? 22 अप्रैल 1946 को, यानी 6 वर्ष इन्होंने जेल में रहा था। कौन? जयप्रकाश नारायण। यूसुफ मेहरअली द्वारा संपादित जयप्रकाश नारायण की पुस्तक कौन सी है? इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक्स। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 16 नवंबर 1940 को छात्रों के तत्वावधान पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा छात्रों के दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कब 16 नवंबर 1940 को। 1941 में मधुबनी में छात्र सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामवृक्ष बिनपुरी ने की थी। बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन भाषण दिया था। 1942 में अगस्त क्रांति। 1942 के अगस्त क्रांति के समय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बीएन कॉलेज के छात्रों ने बृहद जुलूस निकाला तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि संस्थानों पर छात्रावासों में झंडे फहराए गए। छात्रों ने बिहार केंद्रीय शिक्षा परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। सरकार के अनेक कठोर कार्रवाइयों के पश्चात भी छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान रहा, इसके बारे में 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। जैसे ही गांधी जी 1917 में चंपारण आए और महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। 1919 में कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी और प्रभावती जी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी वीरांगना महिलाओं को प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं को आज़ादी के प्रति रुझान बढ़ गया। सरला देवी 1921 में बिहार आह्वान किया। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाली समारोह का बहिष्कार। प्रिंस के आगमन पर बिहार में होने वाली समारोह का बहिष्कार किसने किया? श्रीमती सावित्री देवी ने किया। और पटना के श्रीमती सीसी दास, कुमारी गौरी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा और अन्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार में भाग लिया। 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ महिलाओं अपने आभूषण तक को दान में दिया। देशबंधु कोष के लिए, यानी 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी बिहार के भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने भी अपना आभूषण दान में दे दिया। इसी कार्य में महात्मा गांधी ने श्रीमती प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? श्रीमती प्रभावती देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसमें। 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने बड़ा जोश खरोश के साथ भाग लिया। श्रीमती सैल वाला राय
की उत्तेजना भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून भी भंग किया। शाहबाद जिले में राम बहादुर बार एक्ट लॉ की पत्नी ने सासाराम थाने के समक्ष नमक बनाकर कानून को तोड़ा। हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा श्रीमती साधना देवी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर एक बड़े घराने की मुस्लिम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में बहुरिया राम स्वरूप देवी का प्रभाव इतना था कि उन्हें 1931 में भागलपुर में जेल में बंद कर दिया गया। संथाल परगना जिले में श्रीमती साधना देवी के नेतृत्व संभाल रही थी। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के दिए गए मृत्युदंड के विरोध में आरा में एक विराट सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने की। 4 जनवरी 1932 को गांधी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तब भी बिहार में हड़ताल और प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राजवंशी देवी तथा डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास का दंड भी मिला। 41 में महात्मा गांधी के जब सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया, तब उनके समर्थन में बिहार की महिलाओं ने सत्याग्रह किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाएं विशेषकर चरखा समिति सदस्य ने अगस्त महाक्रांति का ज्वाला के धधकने के और उसके व्यापक बनाने में भरपूर कोशिश किया। 1942 में किसने? चरखा समिति ने। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक विशाल जुलूस निकाला। हजारीबाग में महिलाओं के नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था तो विद्यार्थियों ने एक जत्था धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जेल में आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी कौन है? जरियावती ने 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी थी। गोविंदपुर गांव की श्री नरसिंह गोप की पत्नी जरियावती 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारी थी। छपरा में 19 अगस्त 1942 की एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने की। छपरा जिले के दिघराव प्रखंड पर तिरंगा फहराने का आरोप मलखाचक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्री शारदा और सरस्वती ने 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई। गया जिले के प्यारी देवी ने भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेकों महिलाएं पुलिस की गोली से शहीद हुई, जिन्हें प्रमुख खेड़मारा गांव में श्रीमती बिराजी मधियाइन, सहानाबाद के गांव लसाढ़ी और शिव गोपाल दुसाला की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर के हरिसिया गांव के कुमारी धतूरी देवी आदि। बिहार के अन्य अत्यंत चर्चित नेतृत्व थी शारदा देवी और श्रीमती उषा रानी मुखर्जी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साहित्यकारों का क्या योगदान रहा?
बिहार के साहित्यों के बिहार में ऐसे साहित्यकार की लंबी परंपरा रही है जो साहित्यों को स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाले प्राप्त प्रेरणा देने जिसमें राम वृक्ष बिनपुरी, शिवपूजन सहाय, युगल किशोर, केशव राम भट्ट, जीवनानंद आदि, रामधारी सिंह दिनकर आदि थे। पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा, स्वदेशी आंदोलन जैसी पुस्तकों पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन जैसी भारतीय पुस्तकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस और उत्साह प्राप्त हुआ। राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जैसी कलजाई कृतियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में संग्राम की अग्निशिखा को प्रज्वलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहादुर राय द्वारा यूरोप युद्ध और भारत के कर्तव्य पर प्रकाशित और पश्चिमी चंपारण के विद्यानगर के निवासी पीर मोहम्मद म्यूनिस की अमुद्रित कृति चंपारण में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा की सामग्री बनी। हिंदी के महान साहित्यकार श्री राम वृक्ष बिनपुरी की रचना स्वतंत्रता संग्राम में के सेनानियों के लिए बड़े प्रेरणा सिद्ध हुई। राम वृक्ष बिनपुरी के उपन्यास पतितों को देश और कैदी की पत्नी के शब्द चित्र लाल तारा और वामपंथी राष्ट्रीयताओं को प्रकाशित किया। स्वतंत्रता आंदोलन में साधु संतों का योगदान। स्वतंत्रता सन्यासी विद्रोह, इसमें सबसे पहले क्या है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी प्रथम विद्रोह, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध इसको प्रथम विद्रोह माना जाता है। इसको प्रथम 1763 में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने किया था। किसने किया था? बंगाल के, और सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है इतिहास में इसे। भारत के इतिहास में गैजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। किसके अनुसार? सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। ये तथाकथित गृह त्यागी और सर्वत्र त्यागी सन्यासियों के रूप में भी 50-50 का दल बांधकर सारे देश घूमा करते थे। इस विद्रोह ने किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान की। बंगाल और बिहार में पहले सन्यासी विद्रोह के कई नेता जैसे थे प्रमुख मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई। 1876 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना के आसपास के अंचलों में था। सन्यासियों का विद्रोह सेना ने पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों पर हमला कर अंग्रेजों के वफादार जमींदारों को लूट लिया और कंपनी सरकार को एक कोकर वसूलना मुश्किल कर दिया। सारण जिले में 5000 विद्रोहियों को सेना ने अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अंग्रेजों की सेना पराजित हुई। यह आंदोलन 1800 ईस्वी तक अपने विभिन्न रूपों में चलता रहा। इस विद्रोह के माध्यम से सन्यासी व फकीरों को आत्म बलिदान का आदर्श और विदेश पूंजीपतियों से देश में स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवगांव के हैं। 1889 में जन्म हुआ। बचपन का नाम नौरंग राय था। इनके पिता बेनी राय थे। विद्रोही गतिविधियों के कारण 1922 से 1923 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ जेल में रहना पड़ा। 1920 में बिहार दौरे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला में हुआ। इनका बचपन का नाम था नौरंग राय। पिता का नाम बेनी राय। इन्होंने 1920 में बिहार दौरे के समय
पटना में 5 सितंबर को एक संत से गांधी जी की भेंट हुई। 5 दिसंबर को एक संत से गांधी जी की भेंट हुई। यह संत स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यह संत कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। गांधी जी से भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा आरंभ हुई। आरंभ में उनके क्षेत्र बक्सर, भभुआ और शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद में संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। बीहटा पटना में सीताराम आश्रम केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहार वासियों को सेवा में लग गए। उन्होंने किसान के हितों में विशेष कार्य किया। इस क्रम में उन्हें अनेक बार जेल जानी पड़ी। 1950 में उनका देहावसान हो गया। भवानी दयाल सन्यासी जो हैं, ये बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत के वहाँ के निवासी थे। ये दक्षिण अफ्रीका में कोली थे। जोहान्सबर्ग में 1982 में इनका जोहान्सबर्ग में जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में एक गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम था भवानी दयाल सन्यासी, जिनका दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से भेंट हुआ। इनसे प्रभावित होकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए। विद्रोही स्वभाव के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय थे। 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में किनको भवानी दयाल सन्यासी को हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। यहाँ इन्हें कैदी मथुरा प्रसाद सिंह, यानी हजारीबाग जेल में ही इन्हें एक कैदी मिले, कौन से? मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला। यानी जेल से ही इन्होंने कौन से निकाला? भवानी प्रसाद सन्यासी ने कारावास निकाला और बिहार में प्रकाशित हुई पत्रिका का संपादन भी किया। अगले हैं बाबा। विदेशों में इसलिए भवानी प्रसाद जो हैं, विदेश में इनको ही भवानी दयाल सन्यासी को विदेशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले सन्यासी को भवानी दयाल सन्यासी का नाम अग्रणी है। यानी जब भी विदेश में संस्कृति हो, भाषा हो और स्वतंत्रता के संबंधी जो भी बिगुल फूका गया, अलग जगाई गई, उसमें भवानी दयाल सन्यासी का नाम अग्रणी आता है। बाबा राम लखन दास उर्फ लखन बाबा, क्या है? लाखन बाबा बोला जाता है, या बाबा राम लखन दास। ये इनका जन्म झांसी में हुआ था, यूपी में है, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले में सोनपुर प्रखंड में आ गए। किसके बुलाने पे? राजेंद्र प्रसाद के बुलाने पे, बाबू राजेंद्र प्रसाद के, और यहीं पर होकर रह गए। और समाजी देशभक्त क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांति के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। यह आम जनता की आस्था का केंद्र थे। इसलिए जनता पर इनका बहुत प्रभाव था। जब भारतीयों पर अंग्रेजी शासन का दबाव बढ़ने लगा तो वे खुलकर सामने आ गए और गाँव में घूम कर अंग्रेजी शासन का विरोध प्रचार करने लगे। अंग्रेजों ने बाबा की गिरफ्तारी में अनेक प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब बिहार का इतिहास, बिहार का नामकरण कैसे हुआ, बिहार का क्या रहा है। बिहार में सर्वप्रथम बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में सन 1203 में लगभग में रचित तबकाते नासरी, यानी मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में प्रस्तुत था। सन 1390 में विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में भी बिहार का उल्लेख मिलता है।
मध्यकालीन काल में नालंदा और उदंतपुरी के निकट में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। तुगलक के समय बिहार शरीफ तथा शेर शाह के समय सासाराम और पटना सहित पूरे बिहार को ख्याति मिली। 1580 ईस्वी में अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया। प्रांत के रूप में संगठित करने का काम 1580 में अकबर ने किया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया। 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया। तत्पश्चात यह क्षेत्र बंगाल प्रांत का अंग बना रहा। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 ईस्वी में पटना गया जिला अलग अलग संगठित किए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और श्रीकृष्ण सहाय ने मिलकर 1894 में पटना में एक बिहार टाइम्स यानी बिहारी समाचार पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला? बिहारी समाचार पत्र। 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया। हिंदी बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का जो विभाजन किया गया वो कर्जन के द्वारा इसका विरोध भी हुआ। राष्ट्रवादियों ने विरोध भी किया। 1906 में राजेंद्र बाबू ने उन दिनों कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री थे। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण तथा अन्य नेता के विचार विमर्श के पश्चात पटना में विशाल छात्र सम्मेलन करवाया और छात्रों की एक स्थायी समिति बनाई। बिहार पृथक्करण आंदोलन का पर्याप्त बल मिलने लगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन के मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार में बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद फखरुद्दीन ने, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तदुपरांत हसन इमाम बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिहार को अलग करने का जोरदार मांग की गई। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी की हिस्सा था। 1911 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 में केंद्रीय विधानसभा की परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। मार्लोमिंटो सुझाव के अनुसार बनाए गए इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 में आलोक में 25 अगस्त 1911 को भारत सरकार ने भारतीय सचिव को बिहार को बंगाल से अलग करने की सिफारिश करते हुए पत्र लिखा, जिसके सकारात्मक उत्तर 1 नवंबर 1911 को आया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर एक नया प्रांत के रूप में संगठित करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट वैली बिहार राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। बंगाल में 3 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या वाला 1,11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला बिहार उड़ीसा सहित एक नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन हुआ और पटना को उसकी राजधानी बनाया गया। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व
बिहार को प्रथम राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। महेश नारायण ने तथा बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नवगठित काउंसिल के प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने की। 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना के नए भवन वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण 7 फरवरी 1921 को हुआ। बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष सर मोदी थे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल को 35 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय शासन अधिनियम आया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनी विधानमंडल की जगह पर नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया। खरसावां और सरायकेला के उड़ीसा क्षेत्र में हस्तांतरित किए गए, किंतु 18 मई 1948 को पुनः बिहार में सम्मिलित किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आलोक में 1956 ईस्वी में बिहार विधानसभा के सीटों में परिवर्तन हुआ। बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के अधिनियम के परिणामस्वरूप 1 नवंबर 1956 को बिहार में कुल 3166 मील भूमि की आबादी के साथ पश्चिम बंगाल से अलग हो गई, जिसके कारण बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 333 से घटकर 316 हो गई। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में हस्तांतरित किए गए और 15 नवंबर 2000 में बिहार के दक्षिणी भाग में 18 जिले को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को इस विभाजन के पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जब विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए हैं। 2001 में अरवल जिला को निर्माण के बाद बिहार में अब 38 जिले हैं। टोटल 2000 में एक अरवल जिला का निर्माण किया गया। वर्तमान में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं।